मित्रों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन में रामकुमार वर्मा जी का। इसके पहले हमने जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु और रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की चर्चा कर चुके हैं। उसी क्रम में बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे रामकुमार वर्मा जी के बारे में कि वर्मा जी ने अपने इतिहास ग्रंथ को कैसे कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। वर्मा जी का जो जन्म है वो 15 सितंबर 1905 ईस्वी में सागर जिला मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1990 ईस्वी में प्रयागराज में हुआ था। इनके ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, जो 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका जो काल विभाजन है वो 5 कालखंडों में हुआ है, जिसका नाम है संधिकाल, चारण काल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। संधिकाल और जो चारण काल है उसे हम आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। आदिकाल का जो समय है वो शुक्ल जी ने 1050 से 1375 तक का समय माना है। उसी समय को वर्मा जी ने 2 कालखंडों में विभाजित कर दिया है, पहला संधिकाल और दूसरा चारण काल। संधिकाल का जो समय है वो 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत तक के समय को माना है और जो चारण काल है वो 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक के समय को माना है। तो और दोनों संधिकाल और चारण काल जो आदिकाल में आता है, दोनों का समय जो है वो यानी आदिकाल का जो समय पूरा माने हैं वर्मा जी ने, वो 750 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत तक के समय को वर्मा जी ने माना है आदिकाल। और भक्तिकाल का जो समय है वो 1375 से 1700 विक्रमी संवत तक के समय को माना है। मित्रों, भक्तिकाल एक ऐसा काल है जिसे न किसी विद्वानों ने, जिसके न नामकरण में कोई विवाद किया है और न ही उसके समय में लगभग सभी विद्वानों का मत लगभग मिल ही जाता है कि भक्तिकाल का समय वही है। इसीलिए तो भक्तिकाल को हम स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं कि इसमें कोई विवाद नहीं है, लगभग सारे विद्वानों का एक ही मत है। जब रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल का जो समय है वो 1700 विक्रमी संवत से 1900 विक्रमी तक के समय को वर्मा जी ने रीतकाल के अंतर्गत रखा है। लगभग बहुत सारे विद्वान भी रीतकाल का समय 1700 से 1900 विक्रमी संवत को माना है। जैसे शुक्ल जी का भी यही समय है और मिश्र बंधुओं का भी यही समय है। जो आधुनिक काल का समय है वो 1900 से अब तक का है, जो वर्मा जी ने माना 1900 विक्रमी संवत। मित्रों, विक्रमी संवत से अगर हमें सन निकालना होता है कि सन कितना होगा, तो इसी में से हम 57 वर्ष कम कर देते हैं और 57 कम करने पर हमें 1843 ईस्वी इसमें मिलेगा। यानी 1843 से लेकर आज तक के समय को आधुनिक काल के अंतर्गत रखा है वर्मा जी ने, जो कि शुक्ल जी भी इसी ही समय को भी मानते हैं। जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है उसमें सिर्फ 2 कालखंडों का ही विवेचना किया गया है, आदिकाल और भक्तिकाल। यानी 750 से लेकर 1700 तक के समय को ही इसमें सम्मिलित किया गया है, यानी उसका विवेचना किया गया है। और इस भक्ति काल को वर्मा जी ने 4 भागों में वर्गीकृत किया है, यानी 4 भागों में 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया है। और चारों वर्गों का जो नाम रखे हैं वो है संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। संत काव्य को शुक्ल जी ने जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से संबोधित किया है और प्रेम काव्य को प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से संबोधित किया है और राम काव्य को राम भक्ति शाखा के नाम से और कृष्ण काव्य को कृष्ण भक्ति शाखा के नाम से संबोधित किया है। और शुक्ल जी के ये बड़े शब्द को छोटे शब्द में वर्मा जी ने संबोधित कर दिया या रख दिया, संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य। इसी सूक्ष्म दृष्टि से ये पता चलता है कि इसी विवेचना के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि वर्मा जी कितने सूक्ष्म दृष्टि वाले
व्यक्ति थे। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यानी आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है वो अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है कि जो 4-5 कालखंडों में इन्होंने विभाजित किया है वो पांचों कालखंड का वर्णन नहीं किया है इस इतिहास में, बल्कि सिर्फ 2 कालखंडों का ही वर्णन किए हैं, एक आदिकाल का और एक भक्तिकाल का। आदिकाल में संधि काल का वर्णन किए हैं और चारण काल का, और भक्ति काल के किए। रीतिकाल और आधुनिक काल की चर्चा इनके इतिहास ग्रंथ में नहीं हुआ है। कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि किस कवि का जो इतिहास ग्रंथ है वो अधूरा है या अपूर्ण है, तो वो राम कुमार वर्मा जी का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है वो अपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने अपभ्रंश को हिंदी मानने का सर्वप्रथम विचार दिया था, विचार केवल दिया था, माना नहीं था, लेकिन उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को अपभ्रंश को हिंदी मानने का विचार दिया था, जिसे गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का नाम दिया। किसको? अपभ्रंश को। और वर्मा जी जो हैं, राम कुमार वर्मा जी, वो हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माने हैं, और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का व्यास भी कहा जाता है। अपभ्रंश ये कई बार प्रश्न बना है। अभी हाल ही में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया था कि किसको अपभ्रंश का व्यास किसे माना जाता है, तो स्वयंभू को माना जाता है। शुक्ल जी और गुलेरी जी ने दोनों लोगों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, पुरानी हिंदी भी कहा है, और शुक्ल जी तो इसे प्रकृताभास हिंदी भी कहे हैं। वर्मा जी जो थे वो एकांकी के जनक के रूप में भी जाने जाते थे, तथा ये रहस्यवाद और छायावाद पर इनका गहरा असर था। ये इनका जो राष्ट्रीय चेतना था उसे ओतप्रोत बहुमुखी प्रतिमा के धनी व्यक्ति थे। मित्रों, हम ये जो नोट्स है पढ़ रही, ये मेरा अपना नोट्स है। मैं अपने शब्दों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। शायद वीडियो में इसका मेरा अक्षर आप सबको समझ में आ रहा हो या कुछ लोग को नहीं आ रहा हो, तो आप लोग मेरे आवाज़ पर ध्यान दीजिएगा और इसे नोट्स बनाकर अपनी तैयारी कीजिए। मैं आपका रिवीजन कराने का प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद आप सबको।